नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 में। बहुत ही अच्छी बात है कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर कितना पढ़ने वाले हैं 6। तो 6 अंक आज हमारे लिए क्या है, शुभ है। 6 अंक क्या है, शुभ है। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रामीण प्रशासन आखिर कैसे चलता है। थोड़ा देर रुक जाइए आप लोग। आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 का एनसीईआरटी ग्रामीण प्रशासन के बारे में, उसके बाद क्लास 7 शहरी प्रशासन के बारे में। देख लीजिए, गांव का प्रशासन। इसमें हम लोग जानेंगे एक झगड़ा के माध्यम से जो गांव में आमतौर पर झगड़ा के मेन कारण क्या होता है। आप लोग भी जानते होइएगा कि गांव में झगड़ा का मेन कारण जमीन के लेकर होता है। आप अगर आईएएस वगैरह बनने वाले हैं तो आप 1 बित्ता 2 बित्ता 4 बित्ता 5 बित्ता जमीन के लिए बेकार लड़ रहे हैं। आपको तो राजा बनना है। क्या बनना है, राजा। आप छोटे छोटे चीज में जब उलझ के रह जाइएगा तो राजा कैसे बनिएगा। राजा बहुत चीज को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। जब आप आईएएस बन जाइएगा तो क्या लगता है, आप अपने आप आपको छोड़ देगा। जो आपका जमीन लिया हुआ है, जो आपका जमीन लिया हुआ है, वो अपने आप क्या कर देगा, छोड़ देगा। जब आईएएस बन जाइएगा तब क्या ये दहशत होगा? नहीं, दहशत नहीं होगा, ये आपके प्रति रिस्पेक्ट होगा। जब आप आईएएस बन जाइएगा तो आपके प्रति रिस्पेक्ट होगा। ये दहशत आपका नहीं है कि आपके कारण कोई छोड़ देगा। आगे बढ़ते हैं तो आज हम लोग इसमें एनसीईआरटी में आपको एक मोहन का बात है और रघु के बात है। जो कि मोहन का खेत का क्या होता है, आरी आप लोग जानते होइएगा। तो आरी उसका क्या कर रहा था, काट रहा था। उसमें रघु जो था, जो अमीर व्यक्ति था। अब मान लीजिए कि नाम एनसीईआरटी मोहन रघु दिया है, आपका नाम जो है वो भी दिया जा सकता है। क्या कि एक कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी हमको, ऐसा नहीं कि मोहन रघु आपको एग्जाम में पूछेगा। एनसीईआरटी हमको समझाने का कोशिश करता है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन है, आखिर गांव में पुलिस का जरूरत, प्रशासन का जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जमीन को लेकर विवाद होता है। और वो बेचारा अमीर रहता है, एगो गरीब रहता है। दोनों क्या करता है, बात ऐसा तक आ जाता है कि मारपीट तक बात चली जाती है। अमीर आदमी के पास जानते होइएगा कि कुछ स्टाफ वगैरह भी रहता है, कुछ नौकर वगैरह भी रहता है। फिर दोनों मिलकर एक को मार देता है। फिर वो कहाँ जाता है, पुलिस जाता है। पुलिस ऐसे पुलिस में जाता है जहां पे क्या हो। अब बताइए आप लोग, एनसीईआरटी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपके गांव में अगर किसी से क्या हो गया, किसी व्यक्ति से आपको झगड़ा हो गया, क्या हो गया, झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया। अब झगड़ा जब हो गया तो आप कौन से थाने में जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर हम जिला न्यायालय नहीं भी जा सकते, डायरेक्ट उच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में जब झगड़ा हुआ तो आप कौन से थाना में जाते हैं, तो ग्रामीण थाना में। अब बताइए कि आप पटना में हैं और पटना में कोई कांड हो गया। जैसे कि आप पटना में हैं, आपके पटना में क्या लग गया, आपको किसी से झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया, आपका माथा फट गया। तो आप क्या ग्रामीण थाना में ही जाइएगा या पटना के जिस क्षेत्र में घटना हुआ है उस थाना के अंतर्गत जाइएगा। तो जिस क्षेत्र में घटना हुआ है उस थाना के अंतर्गत आपको जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि हम अभी अगर मुंबई चले जाए, लुधियाना चले जाए, पंजाब चले जाए, हरियाणा चले जाए, आप भारत के जिस कोने में जाइएगा वहां का एक थाना क्षेत्र होता है। जैसे कि आप अगर पटना में राजेंद्र नगर है तो आपको राजेंद्र नगर थाना में क्या करना होगा, दाखिल करवाना होगा आपके क्या चीज को, एफआईआर को, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को। फिर आपको अगर मान के चलिए मुखर्जी नगर है तो आपको मुखर्जी नगर के थाने में लिखवाना होगा। ऐसा नहीं कि आप द्वारका मोड़ के थाना में जाके आप लिखवाइएगा। ऐसा नहीं कि आप क्या कीजिएगा, किसी दूसरे क्षेत्र के थाना में जाके लिखवाइएगा। आपको अगर मुखर्जी नगर है तो मुखर्जी नगर में लिखवाना होगा, द्वारका मोड़ में जाके लिखवाने की जरूरत नहीं है। अगर पटना में आप बाजार समिति में आपसे साथ झगड़ा हुआ तो आप बाजार समिति, केला मंडी में हुआ तो आपको क्या करना होगा,
केला मंडी बहादुरपुर में हुआ, बहादुरपुर, जहां जिस क्षेत्र में झगड़ा हुआ या कोई कार्य हुआ, जो गतिविधि हुआ जिसमें आपको प्रशासन की जरूरत पड़ती है, तो उसी क्षेत्र के प्रशासन को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। चलिए, इतना आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के आप लोग को समझा देते हैं, क्या कि अंदर से जब तक एनसीईआरटी पढ़ के नहीं बताएंगे आपको सेटिस्फेक्शन, इतना तो समझा दिया आपको, लेकिन लगता होगा आपको कि मास्टर ऐसे ही बोल के चला गया। इसीलिए आपको बुक पढ़ के पहले समझाते हैं कि बुक में आपको क्या यही हम बताया है, बात वही है कि कुछ और है। चलिए जानते हैं। देखिए, गांव में झगड़ा, पहले इसमें देख लीजिए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। भारत में 6 लाख से अधिक गांव है। एक आप लोग क्या मान लीजिए, 6 लाख से अधिक क्या है, ये आप लोग लिख सकते हैं एक छोटा सा नोट में। आप अगर कभी ऐसे राइटिंग करते हैं तो आपको लिखने में ही काम आएगा कि भारत में 6 लाख से अधिक, यानी कि 6 लाख प्लस क्या है, 6 लाख प्लस क्या है, से अधिक गांव है। इस चीज को आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। अब जो 6 लाख से अधिक जो गांव है, उसमें गांव जब है तो उसमें क्या लगेगा, पानी मूलभूत है, फंडामेंटल राइट है, उसके बाद बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, और क्या है, आदि की जरूरत है, जैसे पानी, बिजली, सड़क। अब गांव है तो हमारे अंदर से स्कूल भी पर्याप्त होना ही चाहिए, और आपसे कह दे लाइटिंग वगैरह का भी व्यवस्था होना ही चाहिए। तो क्या है, आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम, इसको जो जरूरत जो है इसको पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। आप जानते हैं कि 6 लाख से अधिक गांव है, और आपको समझ में आना चाहिए कि एक छोटा सा फैमिली में, जब एक मिडिल फैमिली या स्मॉल फैमिली में आ जाइए तो 4 व्यक्ति रहता है, स्मॉल फैमिली ज्यादा से ज्यादा, एक माता, एक पिता और 2 बच्चे, उसको आपको पूरा करने में टाइम लगता है। यहाँ 6 लाख से अधिक गांव है, तो भाई तो यहाँ तो आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेज का रख रखाव करना पड़ता है, और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है, निपटाने की जरूरत पड़ती है। आपस में जो विवाद होती है उसको भी क्या करना है, निपटाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि एक जगह आप रहते हैं, आप अगर रूम में भी रह रहे हैं तो आपके रूम पार्टनर से भी झगड़ा कभी कभार, झगड़ा कहने का मतलब कि कभी कभार बातें बाती हो जाए, कभी कभी लाता लाती भी हो जाता है। बाता बाती से बात बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाता है, लाता लाती तक, और लाता लाती से छोड़ा छोड़ी तक भी बात, जैसे डिवोर्स होता है ऐसे रूम का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, मतलब कि आप अलग रहिए, हम अलग रहेंगे। तो यही बात है कि अगर गांव 6 लाख है तो उसमें विवाद होगी। आपको पता है कि आप समाज में रहते हैं, तो समाज में रहने के बाद आपको एक दूसरे के प्रति वैर, जलन, द्वेष की भावना जब होती है तो क्या होती है, विवाद होती है। तो उस विवाद को निपटाने के लिए क्या चाहिए, प्रशासन चाहिए, प्रशासन की जरूरत है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें गांव में जो पढ़ेंगे हम क्या चीज के बारे में, 2 ग्रामीण प्रशासक के बारे में। एगो पढ़ेंगे थाना के बारे में, दूसरा क्या पढ़ेंगे, पटवारी, यानी कि आपका जमीन का देख रेख कौन करता है। जैसे कि आपको पता है, आप लोग का इतना हमको सिर्फ बता दीजिए। आइए थोड़ा सा नया पेज लेते हैं। अब मान के चलिए कि जमीन है आपके पास, क्या है, जमीन है, और इस जमीन जब आप बेचिएगा, जब आप जमीन को क्या करते हैं, बेचते हैं, तो उस समय आप उसे जमीन खरीदने से पहले, जैसे कि मोबाइल खरीदने से पहले आपका डिब्बा मांगता है, चार्जर मांगता है, उसका बिल मांगता है, क्या मांगता है, मोबाइल खरीदने से पहले बिल मांगता है, क्या मांगता है, बिल। वैसे ही अगर आपसे कोई जमीन खरीदेगा तो जमीन खरीदने से पहले क्या मांगेगा, उसका रसीद मांगेगा, क्या मांगेगा, रसीद मांगेगा।
उस रसीद से वो जाके पता करेगा कि जमीन आपका क्या सही है या गलत है। मतलब कि आप समझिए कि जैसे आपसे अगर कोई 5,000 10,000 का मोबाइल खरीदता है तो उसका प्रूफ मांगता है, वैसे ही आप अगर किसी दूसरे का जमीन तो नहीं ना अतिक्रमण कर रखे हुए हैं, सरकारी जमीन तो नहीं है, ऐसा नहीं ना है कि जमीन आप बेच दिए हैं फिर दोबारा बेच रहे हैं, इसीलिए वो आपका क्या देखेगा, रसीद। अब आप बताइए कि इसमें एनसीईआरटी आपको बताएगा कि वो रसीद का देखरेख कौन करता है, वो रसीद का देखरेख कौन करता है। अच्छा, जमीन जैसे हम बेचे, जैसे कि सोना बेचने के लिए हमको क्या चीज का जरूरत पड़ता है, सोना अगर हम बेच रहे हैं तो हमको उसका भी बिल का जरूरत पड़ता है, और सोना हमारा तो वजन होकर बिकता है, यानी कि हमको क्या चाहिए, उसको जोखने वाले को क्या बोलते हैं, मशीन आता है ना भाई, एक जोखने के लिए मशीन आता है जिसमें बताता है कि कितना ग्राम का है नहीं है, जिसको गांव में तराजू बोला जाता है, लेकिन वही डिजिटल में आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल मशीन जोखने वाला। एकदम आसान भाषा में समझते चलेंगे हम लोग। मशीन क्या चीज चाहिए, उसको वजन करने के लिए क्या चाहिए, वजन करने वाला मशीन चाहिए। अब वो क्या ग्राम है वो हमको पता चल के बेच दिया, लेकिन जमीन जब हम लोग खरीदेंगे तो जमीन के लिए हमको क्या चाहिए, जमीन के लिए हमारे यहाँ कड़ी इस्तेमाल होता है, उस कड़ी से क्या किया जाता है, जमीन को नापा जाता है, और एक कड़ी बराबर कितना इंच होता है, और उसको नापने का जो काम करता है उसको गांव में क्या बोलते हैं, अमीन। क्या बोलते हैं, अमीन। क्या बोलते हैं, अमीन। और वो अमीन क्या करता है, जमीन को नापता है और हम अपने जमीन को बेच पाते हैं। वैसे ही जैसे कि हम सोने के दुकान पे जाते हैं और अपने सोने को बेचने के लिए सोनार क्या करता है, उसको वजन करता है और उसके अनुसार हमको पैसा देता है। क्या सोना हाथ में उठाकर वो पैसा देता है, नहीं, वो वजन करके देता है। वैसे ही अमीन मेरा जमीन को क्या करता है, नापता है, और क्या चीज से नापता है, कड़ी से नापता है। क्या चीज से मांगता है, कड़ी से। कहीं कहीं इसको कड़ी को क्या बोला जाता है, जंजीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जंजीर। अब देखिए कि अभी हम लोग यहाँ क्या क्या समझे, आइए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या समझे। सबसे पहले हम लोग समझे कि हम लोग को जमीन है, मेरे पास अगर जमीन खरीदना हो या बेचना हो तो उसके लिए हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, जमीन खरीदने या बेचने के लिए हमको सबसे पहले बात उसका बिल यानी कि रसीद का जरूरत पड़ेगा। क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, रसीद का। बहुत सारे बच्चे यहाँ जो पढ़ने आए होंगे, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, बहुत सारे जगह, उत्तर प्रदेश, इस सब जगह जो आए होंगे, बहुत सारा आईएएस तैयारी करने के लिए क्या बेचते हैं, जमीन बेचकर आते हैं। अब ये बताइए कि जो जमीन बेचकर आए, वो जमीन तो बेच के उनके पिताजी पैसा दे दिए, लेकिन उनको पता चला कि जमीन का रजिस्ट्री भी होता है, और जब रजिस्ट्री होगा तो रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी के नाम से आपके नाम पे चढ़ जाना, किसी के नाम से आपके नाम पे चढ़ जाना, तो ये रसीद आपसे मांगेगा। अब ये जमीन बिकेगा तो भाई जैसे सोना को जोखा जाता है, इसे जोखने के लिए क्या चाहिए, नापने के लिए, तो जमीन जोखा नहीं जाता, क्या किया जाता है, नापा जाता है, और नापने के लिए क्या चाहिए, अमीन। क्या चाहिए, अमीन चाहिए। और अमीन क्या करेगा, आपका जमीन का जो सरकारी अमीन होता है, सरकारी अमीन का काम होता है जिसके पटवारी, आपका एनसीईआरटी में उसको क्या चीज के नाम से यूज किया गया है, पटवारी। क्या चीज, पटवारी और अमीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन। पटवारी और अमीन एक ही वर्ड है। और इस सरकारी जो पटवारी है यानी कि अमीन है, वो क्या करेगा, आपके जमीन पे, आपके जमीन पे, कहा गया, जमीन पे क्या क्या चीज उगता है, क्या चीज उगाया जाता है, मतलब कि क्या क्या उगाया जाता है। अब जैसे कि क्या क्या उगाया जाता है कि मतलब कि खेत में क्या है, जैसे कि चावल उगाया गया है, गेहूं उगाया गया है, कि क्या उगाया गया है, इसका भी काम, मतलब कि ख्याल रखने का काम किसका है, पटवारी, इट मीन अमीन। आप लोग समझ गए होइएगा कि इस एनसीईआरटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब आइए थोड़ा पुस्तक के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे कि देख लीजिए, मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहार जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों का खेत एक छोटी सी मेर से अलग होते हैं। मेर का मतलब होता है आरी, हम लोग गांव के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, आरी।
आपने एक गाना सुना होगा, किसका? गुरु रंधावा का, कच्ची पगडंडी के रास्ते। कहीं कहीं इसको कच्ची पगडंडी के नाम से भी जाना जाता है। उसी को मेर भी बोलते हैं, उसी को आरी भी बोलते हैं। हर एक जगह एक ही शब्द को अलग अलग चीज में यूज किया जाता है। जैसे कि गांव में नेनुआ को घिउरा बोला जाता है और शहर में उसको नेनुआ बोला जाता है। जैसे गांव में क्या बोलते हैं, गांव में और चीज हम लोग मिला ले, चावल और भात और राइस, बात एक ही हुआ। आप चावल कहिए तब, भात कहिए तब, और राइस कहिए तब, बतवा एक है। गांव में कहता है कि क्या भात दे दो, शहर में आके लड़का कहता है कि थोड़ा चावल दे दो, और वही दुकान पे हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो कहते हैं कि राइस दे दो। समझ गए बात को? यही थोड़ा सा का अंतर रहता है, बाकी सब सेम है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या? खेतीहर जमीन। खेतीहर जमीन का मतलब होता है जिसमें वो खेती करता है। क्या करता है? खेती करता है। अब वो खेती जो करेगा, खेती करेगा तो उससे क्या आएगा? अन्न आएगा, और उसी से हम लोग खाना खाएंगे। जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है, उसके खेत से लगा हुआ ही रघु, एक मोहन होगा और एक होगा रघु जी। अब दोनों क्या कर लिए कि दोनों का जो जमीन है, जैसे कि आपके घर, ये आपका घर हो गया मान के चलिए, ये आपका घर हो गया, ये मेरा घर हो गया। हाँ, मेरा घर थोड़ा खराब है, आपका घर बन गया, ये मेरा घर हो गया। ये दोनों का घर एक दूसरे, इधर रोड के काट मेरा, इस रोड के काट मेरा। वैसे ही मान के चलिए ये मेरा जमीन, ये आपका जमीन, और ये बीच में क्या है? कच्ची पगडंडी, यानी कि मेर, यानी कि आरी। ये आरी से लगा हुआ है। अब आप रघु है, हम मोहन है। आसान में समझते चलिए, मेरा नाम हो गया मोहन, आपका नाम हो गया रघु। एकदम आसान भाषा में समझते चलना है। अब इस खेत से, रघु आपका नाम है, आपके पास अमीर है थोड़ा, हम थोड़ा गरीब है। अब इसमें से आप क्या कर रहे हैं कि आरी को काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, अपने तरफ मिलाते जा रहा है। आरी यहां था, लेकिन आप मिलाते मिलाते, आप मिलाते मिलाते आप आरी को कहां ला लिए? यहां ला लिए। और मेरा खेत कहां आ गया? यहां आ गया। अब इतना जो खेत आप बढ़ा लिए, तो हम आए, मेरा नाम क्या है? मोहन। किसके पास आ? रघु के पास आ। और रघु से बोले, देखिए क्या बोलता है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेरे को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन, यानी कि मेरा जमीन आप क्या कर लिए? अपने खेत में मिला लिए, और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी। आप अमीर है, हम गरीब है। तो अमीर आदमी अक्सर गरीब क्या करता था? डर जाता है। अमीर आदमी से गरीब क्या हो जाता है? डर जाता है। सपोज मान के चलिए आप आईएएस बन गए। अभी आप अगर आप अपने गांव में जाते हैं तो आपको कोई कुछो से नहीं पूछता। कुछो से पूछने का मतलब कि आप हंस रहे हैं, आप कितना क्या कर रहे हैं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। वही जब आप आईएएस बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? आईएएस, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हर एक चीज बदल जाएगा। जैसे कि आपको लोगों के अंदर में आपका नजरिया, देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपके ऊपर देखने का दृष्टिकोण करने का मतलब कि अभी आप तो आम आदमी है। अब जैसे कि मान के चलिए कि आप आईएएस बन गए, तो आपका जो आपको इनविटेशन नहीं भी देता होगा, जितने जगह से कार्ड नहीं भी आते होंगे आपके पंचायत में, आपके ग्राम में, आपके शहर में, वहां से पंचायत, वहां से क्या आएगा? कार्ड आएगा। कहीं पे अगर नया कार्य हो रहा है, जैसे किसी चीज का शुभारंभ हो रहा है, किसी दुकान का शुभारंभ हो रहा है, किसी होटल का, किसी हॉस्पिटल का, तो उसमें आपको स्पेशल चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा? आपसे आपसे फीता को कटवाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर आप क्या कर दिए? आप अपना स्टेटस को बढ़ा लिए, और लोगों का दृष्टिकोण को आप अपने अनुसार, यानी कि आप मेहनत के बदौलत उसको चेंज कर लिए। वैसे ही आपसे अगर कुछ गलती भी हो जाएगा ना, जैसे कि सपोज मान के चलिए हम क्या करें कि अभी हम पढ़ाने आ रहे हैं, तो आप अगर मान के चलिए कि हम पढ़ाने आ रहे हैं और हम ई खोल के आ रहे हैं, सपोज एकदम समझाने का कोशिश, एकदम आसान से समझे, ई खोल के आ रहे हैं हम। अब ई खोल के आ रहा है तो आप ई निगेटिव नहीं लाइएगा कि मास्टर जो है कि खोल के आ रहा है तो लोफर की तरह आ रहा है। लेकिन वही रोड पे अगर कोई खोल के चलता है, आप ये ऐसा कर सकते हैं कि गर्मी लग रहा है, इस कारण से सर खोल लिए होंगे। वैसे ही आप अगर कुछ गलत भी करते हैं, जब आप अच्छे हो जाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है, नहीं कि लोग आपसे डरने भी लगता है। कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा जब आप रोड से चलिएगा तो आपसे लोग क्या करेगा? खौफ खाएगा। आपके गाड़ी को कोई रोकेगा नहीं। आप अभी आम आदमी है, कितनों बड़का कार खरीद लीजिए, आपको क्या करना होगा?
टोल टैक्स देना होगा, लेकिन वही जब सरकारी गाड़ी मिल जाएगा तो टोल टैक्स नहीं देना होता है, रोकना पड़ेगा। वही बात यहाँ बता रहा है। तो रघुजीत देव है क्या है, थोड़ा अमीर है, इसलिए मोहन उसको इस बात को बोलने के लिए डर रहा है, लेकिन फिर भी मोहन ने देखिए बोला, फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई, रघु तो मानने से ही इनकार कर दिया। अब देखिए कि रघु कह रहा है कि नहीं, हम ऐसा करवे नहीं किया, हम नहीं काटे, क्या किया है, मेर काट के आपने मिलाया है, यानी कि आरी काटे हैं, कर दिया कि उसने मेर को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर में झगड़ा क्या हो गई, शुरू हो गई, अभी हम बता। और मेन एनसीईआरटी आपको झगड़ा के माध्यम से प्रशासन समझाने का काम कर रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन। आइए, रघु ने अब एक मजदूर को बुला लिया। अब देखिए, अभी बताया कि अमीर आदमी के पास आप देखिए, आप आईएएस, अभी आपके पास कोई पीछे पीछे है, आप जब आईएएस बन जाइएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, एक पर्सनल सेक्रेटरी मिलेगा, जो आपको क्या होगा, गार्ड होगा, जो आपको सुरक्षा करेगा। एक मुंशी होगा, जो एकदम क्या होगा, थोड़ा सा एज में बड़ा होगा, तो आपके पिताजी का एज का सब कोई मान के चलिए, एकदम ढीला ढाला कुर्ता पहनेगा, आपका सारा क्या चीज, दस्तावेज का मेंटेन वो करेगा, और गार्ड आपके सुरक्षा के लिए रहेगा। वैसे ही रघु अमीर है तो उसने क्या चीज को बुला लिया, अपने नौकर को बुला लिया। आगे देखिए, मजदूर को बुला लिया, यानी कि नौकर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। अब कहां दो गोटा कहां एक गोटा, देखिए क्या हो गया, फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। बात में अब मार पात पहुंच गए। नहीं कहता है कि बातों से न, ये तो हमारा एक मोटिवेशनल कोट है कि बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। सिर्फ कहने से आईएएस नहीं बनिएगा, करके भी कुछ दिखलाना होगा। यही अब बात से बात लात पे पहुंच गई, और बेचारा मोहन को क्या कर रहा है, रघु मार रहा। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। अब हो हल्ला जब हुआ, यानी कि जब हल्ला मार उड़ होता है तो आप लोग भी रूम से बाहर निकल जाते हैं, तो पड़ोसी बाहर आ गए। और देखिए क्या हुआ, फिर बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। रघु मार रहा था, दो आदमी था, मोहन ही पिटाएगा, रघु नहीं पिटाएगा। बीच बचाव करके पड़ोसी ने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आ गई थी। मोहन अकेला था, इसलिए चोट आना लाजमी है। कहानी की नहीं, फिल्म की तरह इसको समझ लीजिए। आपको एनसीईआरटी हम कह दिए ना कि इसके बाद से पढ़ने का जरूरत नहीं, इतना आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा। एक पड़ोसी और ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाक घर में काम करता था, एक पड़ोसी ने उसका मरहम पट्टी किया। गांव में भी अगर किसी का हाथ कट जाए, माथा फूट जाए, तो अगर आपके अंदर एम्पैथी है, सिंपैथी है, थोड़ा भी प्रानुभूति है, सहानुभूति है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, आपके घर में डिटॉल है, जो भी है, ला के थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दीजिएगा। वैसे ही उसको ट्रीटमेंट किया गया, किसका, मोहन का। अब मोहन का एक दोस्त भी है जो डाकघर में क्या करता है, काम करता है। वो मोहन का दोस्त जो डाकघर में काम करता है, वो सुझाव दिया कि चलो हम क्या करें, इस बात को थाना में क्या कर दिया जाए, रिपोर्ट करवा दिया जाए। आइए, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस जाकर रपट लिखवानी चाहिए। रिपोर्ट और रपट एक ही होता है, इसको कानूनी भाषा में रपट बोलते हैं। आइए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि मोहन बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोग ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस के यहाँ चले गए होंगे। अब देखिए, बात यहां तक पहुंच गया कि एक आदमी कह रहा है कि कहां चलिए, स्थानीय थाना चलने के लिए, और एक आदमी बोल रहा है कि थाना जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो कहीं ना कहीं हमको एक आदमी और एक आदमी उसी में बोला, मानी कि आपको पता है, जब आपको तब जब कहा गया है कि इंसान का जब समय खराब रहता है ना, तब माछियों आके लथार मारता है। माछी लथार कैसे मारेगा, अब जैसे कि छोटा सा आपको घाव आ गया, आके उसको काट रहा है, ये तो पहले से आप परेशान है, उसमें वो आके क्या कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। तो थोड़ा सा आइए लॉजिक की तरह समझते हैं। तो थाना में जाने से एक गोटा कहा कि क्या करिए, थाना में जाके स्थानीय थाना में क्या कर दीजिए, रपट लिखवा दीजिए। एक कहा कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। एक कहा कि रघु जो है, जो मारा था को रघु, वो तो पहले ही कहां चला गया होगा, थाना में चला गया होगा। अब हम देखिए कि क्या किया बात, अब थोड़ा सा उसको भी कंफ्यूज हुआ होगा कि हाँ भाई, अब ऐसा ना हो कि हम पिटाइयो गए और थाना में जाकर रिपोर्टो कर दिया होगा। ऐसा होता भी है कि आपको गांव में हम एगो कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं। गांव में एगो झगड़ा हुआ, बेचारा थर्ड पार्टी के माथा फूट गया। अब थर्ड पार्टी कहने का मतलब कि जो बहुत सारे लोग में था,
एक आदमी के आके घर में उसको माथा उठा हाथ उठ तोड़ के चला गया, और बेचारा एगो जो मारा था वो भी क्या किया कि खेत में जाकर ऐसे ऐसे माटी उठा के अपना देह में लगा रहा है, क्या चीज के लिए, साक्ष्य के लिए, प्रूफ के लिए, और थाना में चला गया। थाना में जाके क्या करेगा, रिपोर्ट लिखवाएगा। बेचारा पिटबो किया, बेचारा एक आदमी पिटाई हो गया, जाके रिपोर्ट लिखवा दिया। इसीलिए आपको पता नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं है कि भारतीय संविधान में, कानून में जो बताया गया है कि जब तक किसी दोषी का दोष सिद्ध नहीं होगा उसको दोषी नहीं माना जाएगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, बेचारा जो कार्य घटना को अंजाम दिया रहता है वो बच जाता है, और जो निर्दोष रहता है वो फंस जाता है। आइए जानते हैं। हाँ। ऐसा करते आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। हाँ दिखाई दे रहा। आइए अब थाने पहुंच चुके होंगे, मतलब कि रघु थाने तो पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श, यानी कि अब बहुत सारा वाद विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ, एक ने बोला जाइए, एक ने बोला नहीं जाइए। और विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों के आंखों के सामने यह घटना हुई है, यानी कि अब इसमें क्या होगा, एविडेंस, यानी कि गवाह, जिस पड़ोसी के सामने इस घटना हुआ है, यानी कि जो एविडेंस है, आपका गवाह है, क्यों ना उसको लेकर कहाँ चला जाए, स्थानीय थाना चला जाए। मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। मतलब कि वाद विवाद से पूरा ये निकला कि जिसके सामने जो एविडेंस है उसको लेकर कहाँ जाएगा, मोहन थाना जाएगा। अब पुलिस थाने का क्षेत्र देखिए, पुलिस थाने के क्षेत्र में क्या हुआ। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चले। अभी आपको हम क्लास पहले शुरू होने से पहले हम बता चुके थे। अब हमको इतना आंसर सिर्फ बताइए आप लोग कमेंट करके कि क्या मोहन चाह कर भी वह शहर के थाने में जा सकता है क्या, कमेंट करके बताइए जल्दी, हम थोड़ा पानी पी रहे हैं। देखिए मोहन चाह कर भी स्थानीय शहर थाना के अलावा शहरी थाना में नहीं जा सकता, कि दोनों पैसा का बात है ये नहीं है, यानी कि घटना जिस क्षेत्र में होता है उसी क्षेत्र में आप जा सकते हैं। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं, इसका एक और भी कारण है कि पैसा के कारण ऐसा नहीं कि आप स्थानीय थाना के बदला शहर क्षेत्र में नहीं जा सकते। जैसे कि आप आईएएस बन गए, आपके गांव में झगड़ा हुआ, आपको पता है कि आप आईएएस बनने के बाद आपको होम टाउन क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको होम टाउन दे दिया जाएगा तो जितने भी आपके चाचा फूफा मामा मौसी दादा दादी पापा मम्मी है उस सब अपने आप को कलेक्टर समझेगा उस जिला को, और जिधर चाहेगा कुछ भी कर सकता, इसीलिए आपको होम टाउन नहीं दिया जाता। अब देखिए कि आपके गांव में जो घटना हुआ उपचाह कर भी आपके गांव में घटना हुआ, आप क्या कीजिएगा, केस अपने अंदर मंगा लीजिए, कहिए नहीं फलाने थाना में आप क्या कीजिए, केस को दर्ज कीजिए, हम यहाँ का, जैसे कि घटना हुआ आप जैसे पटना से है, आप पटना आपका घर हुआ, आपका होम टाउन आपको अभी मिला हुआ है कहाँ, आप अभी डीएम कहाँ के हैं, वैशाली के डीएम है, आपको कहाँ है घर, कहाँ है पटना, और पटना का आप थाना, आप मम्मी को क्या बोलिएगा, चाहे पापा को बोलिएगा, अगर कोई केस हुआ तो आप बोलिएगा कि क्या कीजिए, आप वैशाली थाना में केस कीजिए, और आप अपने अनुसार, यानी कि आप अपने अनुसार उस केस को नचाइएगा। इसीलिए बहुत दिमाग लगा के, इसीलिए हम बोलते हैं कि संविधान हमारा जीवंत दस्तावेज है, कभी मरने वाला नहीं है। आइए समझिए, समझ गया, आगे बढ़ते हैं। मोहन ने समझाया कि बात पैसों की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। देखिए जैसे हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी माइंड से, रचनात्मक माइंड से इस चीज को हम बता रहे हैं, वैसे आप लोग का भी माइंड क्रिएटिविटी होना चाहिए। आईएएस में अगर आप जाना चाहते हो तो आप अपने माइंड को रचनात्मक बनाइए, थोड़ा सोचने पर डेवलप कीजिए कि अच्छा भाई अब मान के चलिए कि काहे नहीं हमको होम टाउन मिलता है, ये खुद को सोचिए, फिर आप सोचिए कि काहे हमको होम टाउन के बदला हम फलाने जगह केस नहीं ले जा सकते, ये सब सोचिएगा तो अपने आप निष्कर्ष तक पहुंच जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। हर पुलिस थाने का, अब देखिए एनसीईआरटी कुछ क्या दे रहा है, हमको फैक्ट्स दे रहा है, इसको स्टार देके आप इसमें से जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसमें से लिख लीजिए। हर पुलिस थाने क्षेत्र का एक कार्य क्षेत्र होता है, यहां से लेके यहां तक आप लोग क्या कर दीजिए, लिख लीजिए कि अपना एक क्या होता है, हर पुलिस थाने का अपना एक कार्य क्षेत्र होता है।
जो उसके नियंत्रण में रहता है, यानी कि वो आपके क्या रहता है, नियंत्रण में लगता है। लोग उस क्षेत्र में चोरी हुई, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यहाँ तक आप लोग क्या करते हैं, लिख लीजिए। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करे। अब देखिए, अब उस थाने क्षेत्र की वो क्या होता है, जिम्मेदारी होता है कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुआ है उसके बारे में क्या करे, जानकारी इकट्ठा करे और उसके बारे में पूछताछ करे और उसको निष्कर्ष पर पहुंचे कि कौन सही है कौन गलत है। अब आइए यहाँ हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? भाई, हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो थाना आएगा, जैसे पूछता होगा, आपका ब्याह होगा तो आएगा अगुआ तो पूछेगा क्या नाम है, पापा जी का नाम क्या है, माता जी का नाम क्या है, दादाजी का नाम क्या है, पर दादाजी का नाम क्या है। बहुत लड़का के पता नहीं होगा, बताइए पता है? पर दादा के बाद उनके पिताजी का क्या नाम है, इतने पर कहानी गोल। कहाँ घर है, ऐसे घर जो पूछता है, ये सब तो पहले होता था, खाजा नहीं अब होता है कि नहीं, लेकिन ये सब अभी भी गांव में अगर थोड़ा सा अगर गांवी क्षेत्र में चले जाएगा तो ये सब पूछा जाता है। जैसे कि कहाँ गांव घर है, जैसे आपको कोई अगुआ जा रहा है क्या चीज लेके, अब पटना से अगुआ जा रहा है आपके गांव में, तो आपसे लेगा ना भाई, क्या लेगा वो, बायोडाटा। तो उसमें पूछेगा कहाँ घर, कौन छे, डाक कहाँ छै, तो फिर थाना कहाँ छै, ये सब पूछता है। तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो जो थाना आता है उसी में आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। यही 2-4 क्वेश्चन है। मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर झगड़ा विवाद हुआ था? भाई जमीन को लेकर हुआ था। आंसर तो सीधे मुंह पर है, क्या करेंगे, फट से बना देंगे, इतना अच्छा से पढ़ेंगे आंसर नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है महाराज, हम पढ़ाए आपको आंसर समझ में ना आइए। मोहन को रघु को झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? देखिए, जैसे पढ़ा रहे हैं, आपका भी दायित्व है, कितना अच्छा से समझा दिया। हम चाहते तो इसको 15 मिनट में खत्म कर देते, एकदम छोटा चैप्टर है, 15 मिनट में खत्म कर देते और 2 घंटा में पूरा क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म कर देते। लेकिन आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा अच्छा से पढ़ा रहे हैं कि आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत न पड़े। आज से पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़े भी होइएगा, खुद से पढ़े होइएगा, लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा पढ़े थे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको थोड़ा से थोड़ा जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, शेयर कीजिए कि हम नया नया टॉपिक का वीडियो लेके आते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए होंगे? तर्क ये दिए होंगे कि देखो भाई, घटना हुआ है, देखो एक आदमी कहा कि नहीं भाई, कितनों कोई इससे फायदा होता नहीं है रिपोर्ट लिखवाने से। वो सोचा कि कानून काम नहीं करता, एक सोचा कि नहीं नहीं रिपोर्ट लिखवाना चाहिए, जो एविडेंस है उसको लेकर जाइए, कानून उसके अनुसार से काम करेगा। यही से बोला होगा, तर्क वितर्क हुआ होगा, यही आपका आंसर है। देखिए कितना आसान एनसीईआरटी, और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको कहाँ में क्या चीज में पूछा जाता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पुलिस थाने में होने वाले काम के बारे में हम जानेंगे। अब जब वो कहाँ पहुंच गया, मोहन कहाँ पहुंच गया रघु का रिपोर्ट लिखवाने, पुलिस थाना क्षेत्र में। अब देखिए क्या होता है, जब सारा लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरे मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से, यानी कि बहुत ही, मतलब कि बेरुखी का मतलब समझ रहा है, मतलब कि वो आपको कह रहा है कि रिपोर्ट नहीं लिखवा। ऐसा होता है, छोटा सब क्या बोले हम, खैर सबको नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ लोग हैं। अब बोलिएगा कि मास्टर इतना शब्द बंद निकल ही जाता है। आप अगर इस घटना को अगर जिए होइएगा, आपके साथ अगर ऐसा हुआ होगा ना तो निकलता है। कभी कभी आपको पता है कि थाने में आप जाइएगा, आपका बात का कोई ध्यान ही नहीं लगेगा, आपको लगता है कि आप लोकतंत्र में नहीं है, आप राजतंत्र में जी रहे हैं, आप मोनार्की में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज ही नहीं लगता। फिर देखिए कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। आइए फिर हम जानते हैं क्या हुआ। वो बोला क्या, बेरुखी से बात की, यानी कि अच्छा से नहीं, कहीं ना कहीं जो झझक के बोला और कहा उसके पास छोटी छोटी शिकायतें की जांच पड़ताल का समय नहीं है। क्या वो सही किया? नहीं, बिल्कुल गलत किया। हम इसके लिए डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम इसीलिए कहते हैं कि आईएएस का तैयारी कर लिए ना, एक अच्छा नागरिक बन के जरूर बढ़ जाइएगा। आप बाबा बन सकते हैं, देखिए हम बाल बढ़ा रहे हैं ना, नहीं आईएएस निकलेगा। आईएएस को दो बार हमारा क्या हो चुका है, मेंस तो हम निकाल चुके, लेकिन इंटरव्यू में जाकर क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं, लेकिन निकलेगा आईएएस नहीं निकलेगा। पढ़ा रहे हैं भाई, नॉलेज है, पढ़ा रहे हैं, मेरा भी आईएएस नहीं निकला, अभी पढ़ा रहे हैं ना भाई।
अभी तैयारी भी, एज भी है, अभी तैयारी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या करना है, आईएएस का अगर अच्छे तरह से तैयारी कर रहा है, देखिए टाइम अगर स्पेंड कर रहे हैं, बिना मतलब में कर रहे हैं तो कोई फायदा, जैसे कि अभी ये पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको लिखिए, तब थोड़ा अच्छी बात है, शॉर्ट नोट्स ही बनाइए लेकिन बनाइए, और कहीं टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। आइए समझते हैं, छोटा मोटा कह रहा है कि हमको जांच पड़ताल के समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाया लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं पड़ा हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। अब मोहन हैरान हो गया, हैरान होगा ही भाई, क्यों नहीं हैरान होगा कि आखिर उसका शिकायत दर्ज क्यों नहीं हो रहा है, क्या यही लोकतंत्र है। आप भी हैरान हो जाइएगा। जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ से गए घर होली में, आपको होली में गए घर, आपको मम्मी पापा कोई आपके साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, आपको आए, आपको कोई रिएक्ट ही नहीं है, उनको लग रहा है कि कौन आ गया भाई, तो आपको कैसा लगेगा। सेम वैसा ही मोहन के साथ हुआ। जरा सा समझ के देखिए, आगे बढ़ते हैं। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया और पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने मिटा गया। अब एविडेंस को जो ले गया था उसको बुलाया और कहा कि क्या किया गया, मोहन को मेरे सामने में पिटा गया था। अगर वे उसे न बताते तो उसे बहुत ही गंभीर चोट आती, यानी कि अगर उसको नहीं बचाते वो लोग तो क्या आता, गंभीर चोट और आती। अंततः थानेदार राजी हो गया, उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। अब देखिए प्रक्रिया क्या है कि पहले एक हवलदार आपके यहाँ पहुंचेगा, उसका जांच पड़ताल करेगा, फिर जाके क्या होगा, उसका ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। बात को समझ रहा है तो बोलिए हाँ, बात समझ रहा है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। अब देखिए यहाँ क्या आया, दिखाई दे रही है, चलिए यहाँ क्या हिलता है, यहाँ क्या आ गया, हवलदार आ गया। देखिए जांच पड़ताल लेकर पूछताछ करने आ गया। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में बताया। क्या मोहन को अच्छा लगा होगा पुलिस थाने में जो किया, और फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको क्या कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? बिल्कुल संभाल सकता था। उसने जाता गया जैसे शिकायत दर्ज करवाने, पूछता और क्या करता, उसको आसानी से सब चीज किया जाता। आइए देखते हैं राजस्व विभाग का काम हम लोग अब देखेंगे। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई थी। मोहन और रघु के बीच क्या चीज को लेकर हुई थी, खेत को लेकर, मेड़ को लेकर, यानी कि आरी को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई थी। क्या ऐसा कोई तरीका था, नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? और बताइए कि ऐसा कोई तरीका था? हाँ था, नापी, क्या अमीन, नापी, और क्या होता, वही जंजीर आता जो आपको हम पहले बता चुके हैं। सरकारी अमीन को बुलाता, नापी करता, अपना अपना जमीन पता चल जाता, अपना अपना नक्शा देख लेता, हो जाता काम खत्म। शांतिपूर्वक थाने में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लास्ट प्रक्रिया थाना होता है। आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी कैसे आपको दिमाग को खोला। आप लोग के साथ भी कभी ऐसा घटना हो तो पहले अमीन बुलाकर क्या करवा लीजिए, नापी करवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से क्या कर लिया, सुधारा। क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। और ऐसा भी कोई अभिलेख यानी कि दस्तावेज होता है। अभिलेख का मतलब होता है कि दस्तावेज, जैसे कि क्या हो गया, कोई चीज का, मोबाइल का कैसे बताए थे शुरू में, आपको एग्जांपल दिए थे, मोबाइल सोना का बिल होता है। ऐसा भी कोई दस्तावेज, जैसे मोबाइल का दस्तावेज, बिल से क्या पता चलता है कि कौन मोबाइल लिए थे, कहिया लिए थे, कौन कंपनी का, कै जीबी रैम है, कै जीबी रोम है। वैसे ही दस्तावेज यानी कि अभिलेख, सबका क्या पता चल जाता है, जमीन को सारा चीज पता चल जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। आपको बताए थे पटवारी, आपको नहीं विश्वास है तो आइए हम आपको दिखाते हैं, लिख के हम नहीं चलते रखते हैं। देखिए आपको इस चीज हम पहले ही बता चुके थे, पटवारी देख लीजिए, पटवारी सारा चीज आपको समझा दी है। इसको छोटा छोटा नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी बताया, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, तो कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून
गो कहते हैं और कहीं अमीन भी कहते हैं। हम लोग के यहाँ अमीन कहते हैं, इसलिए हम बार बार अमीन कह रहे हैं। हम यहाँ जमीन, आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ इसको पटवारी को कौन से नाम से जाना जाता है? जो जमीन को नापता है, उसका देख रेख करता है, उसको क्या चीज के नाम से जाना जाता है? हम लोग के यहाँ तो अमीन के नाम से जाना जाता है, नहीं तो कर्मचारी भवन होता है। दो ही नाम फेमस है जो कि यहाँ दिया हुआ है, क्या? कर्मचारी। तो जमीन को लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसा नहीं कि एक ही पटवारी पूरे भारत के लिए, पूरा बिहार के लिए जिम्मेदार है। हर एक क्षेत्र में हर एक पटवारी। आइए, अलग अलग पीस पर दिए गए नक्शों और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन की रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। अब देखिए, कह रहा है कि अलग अलग गांव में जो जमीन का क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, नक्शा है। देखिए ये क्या है? आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए, ये क्या हो गया? नक्शा हो गया। यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है। अब देखिए हम मोहन की जमीन को समझने का कोशिश करेंगे। ये नक्शा बोला ना हमको, अगले अगले पृष्ठ में नक्शा वगैरह देखने के लिए। तो हम लोग क्या देख रहा है? नक्शा देख रहा है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर का विवरण को देखिएगा। ये क्या हो गया? आपका नक्शा हो गया। ये क्या हो गया? नक्शा। ये क्या हो गया? खसरा। देखिए यहाँ खसरा लिखा भी हुआ है और यहाँ पटवारी रिकॉर्ड अमरापुर। ये क्या हो गया? चिन्ह हो गया। अब देखिए कुआं कहाँ है? इसमें आप लोग बताइए कुआं कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। और देखिए पेड़ हैया है, हैया है। और पक्की सड़क का प्रतीक देखिए, हई हो गया पक्की सड़क। अब देखिए चरगाह ई हो गया। और देखिए सीमा कहाँ हो गया जी? सीमा ई हो गया, देख लीजिए। और कच्ची सड़क कहाँ हो गया? हैया हो गया। देख लिए। तो हम आपको आराम से समझा दिए कि कहाँ क्या है। अब देखिए कि हम मोहन के जमीन का विवाद सुलझाएंगे और पता करेंगे कि मोहन का जमीन इरेजर छोटा क्यों हो जाता है? एकदम एक बूंद। अब देखिए समझने का कोशिश करेंगे। अब हम पहले यहाँ देखेंगे हेक्टेयर में, देखेंगे क्षेत्र को हेक्टेयर में देखेंगे। अब देखिए जमीन मालिक का नाम, पिता पति का नाम और पता। मोहन वल्लभ राज उसके पिताजी का नाम हो गया। गांव अमलापुर जमीन का मालिक है। कितना जमीन है? 0.75 हेक्टेयर। इसमें देखिए यदि बटाई पर है तो नहीं। फसल क्या है? सोयाबीन। हेक्टेयर कितना है? 0.75। अन्य फसल नहीं है और जमीन प्रति नहीं है। अभी हमको पता चल गया। अब देखिए यहाँ सुविधाएं दिया हुआ है। अब देखिए रघु राम वल्लभ रतन वाला, ये रघु का जमीन हो गया, ये मोहन का जमीन हो गया। इसमें क्या है? गांव अमलेपुर जमीन के मालिक है। इसमें भी बटाई पर है नहीं। इसमें सोयाबीन का फसल है, इसमें गेहूं का फसल है। इसका जमीन इससे दोगुना तिरगुना, इसका 2.75 हेक्टेयर। अन्य फसलें 1.75 हेक्टेयर। यानी कि एक हेक्टेयर में क्या है? गेहूं है और एक हेक्टेयर में और कुछ फसल है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रति की जमीन है 0.25 हेक्टेयर। कुआं एगो चालू है, कुआं चालू एगो चारगाह है। ये क्या है? मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान। यानी कि सरकारी जमीन भी आप लोग देखते हो, कभी कभी रहता है जिसमें क्या पहना जाता है? स्कूल वगैरह दुनिया जहाँ। अब देखिए मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? अब हम लोग देखिए कैसे पता चलेगा कि मोहन का जमीन कौन है। तो मोहन का जमीन कितना है? 0.75 हेक्टेयर। 0.75 हेक्टेयर। अब हमको कैसे पता चलेगा? बताइए आप लोग। देखिए हमको कैसे पता चलेगा? चिन्ह के माध्यम से। देखिए इस सुविधा में क्या दिया हुआ है? कुआं चालू एगो 0.25 हेक्टेयर में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां देख लीजिए
ये जो जमीन हो गया, ये क्या हो गया, 1 नंबर जमीन मोहन का हो गया, क्योंकि 1 नंबर यहाँ दिया हुआ है। 2 नंबर किसका हो गया, रघु का। एम से हम मोहन का सूचित करते हैं, आर से रघु को सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया, आर से रघु का हो गया। यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा है कुआं चालू, एगो कुआं का संकेत आप लोग देख रहे हैं, ऐसा है एगो कुआं यहाँ है रघु के जमीन में, मोहन का पड़ती है। अब हमको रघु मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है, अब हमको दक्षिण पूरब पश्चिम कैसे पता चलेगा, तो देखिए कैसे पता चल रहा है। हमको रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। इसका बीच का सीमा कौन हो गया, ई हो गया। कौन हो गया, ई हो गया। और कुआं देखिए अब क्या कर रहा है कि निशान लगाइए। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये जो खेत संख्या 3 है, सरकारी जमीन है, इसको कौन इस्तेमाल कर रहा सकता है, कौन इस्तेमाल कर सकता है, खेत संख्या 2 और खेत संख्या 5 इसका इस्तेमाल कर सकता है। खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है, 2 और 3 से संबंधित हमें क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि खेत संख्या 3 में क्या है, पेड़े है, चारगाह है, खाली क्या है, पड़ती जमीन है, घास का मैदान है, यहाँ कुआं है, यही सब हमको पता कर सकता है। आप लोग को आशा करते हैं नक्शा देखने आराम से आ गया होगा। अब हमको ये भी पता चल जाएगा कि क्या मोहन का जमीन नापा है, हम इसको नापेंगे और एक सीमा से देखेंगे कि अगर 0.75 हेक्टेयर है तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। दक्षिण में इसका जमीन किसका हो गया, तो देखिए ये हो गया चारगाह, और इस दक्षिण कैसे पता चलेगा, तो ये क्या है, देखिए ये क्या हो गया, दक्षिण। आगे बढ़ते हैं, कहा कि उत्तर यहाँ आपको दिख रहा है, उत्तर है, उत्तर ई है तो दक्षिण कौन होगा, ई होगा, दक्षिण ई होगा। तो आप लोग समझ गए कि दक्षिण ई है, कोई दिक्कत नहीं। हम आशा करते हैं आप लोग आज से पहले नक्शा कितना एनसीईआरटी पढ़े होइएगा, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी जो आपको नक्शा देखने का जमीन का दिखा दे, पटवारी को दिखा दे, ऐसा कोई समझा के नहीं पढ़ाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि हम लोग क्या देख लिए, पटवारी द्वारा रखेगा नक्शा देख लिए, उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया क्या है, गांव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। अंतों को पटवारियों के पास खेत के नापने का अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर, अभी बताए थे कड़ी, का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब भी कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। अब बताइए कि फसल का जो रिकॉर्ड रखने का काम किसका है, पटवारी का। किसका है, पटवारी का। जमीन का देख रेख नाप जो करने का काम पटवारी यानी कि अमीन का है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए जमीन का अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं, उसके कर्मचारी भवन में जाके संपर्क करते हैं। अब ये हम नहीं बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में जो पटवारी है वो कै को गांव के जमीन देखता है, इसको तो आप ही को पता करना होगा भाई। हम सारा क्वेश्चन आंसर बनवा सकते हैं, लेकिन अब आपको कह देवे कि आपके घर में आज खाना क्या बना, तो हम ज्योतिषी है नहीं, ज्योतिषी का पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाला समय में वो भी आप लोग का भाग बताएंगे कि आईएएस बनिएगा कि पीसीएस, कितना रैंक आएगा, आईएएस में जाइएगा, आईएफएस में जाइएगा, आईआरएस में जाइएगा, सब बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए थोड़ा देर के बाद ही साफ होता है, इसलिए थोड़ा देर रुक जाता है, ऐसे घिसते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों की इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने की कई मुश्किल सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर्स में डालकर पंचायत समिति में, पंचायत के दफ्तर में क्या कर दिए गए, रख दिए गए, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहे।
आपको यह लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी। नीचे दिए गए परिस्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होता है। यह भी बताइए कि वे किस लिए जरूरत है। अब हमको ये पूछ रहा है कि आपको अगर जमीन का नक्शा का जरूरत पड़ेगा तो आपको पता है कि कंप्यूटर में डाल के आपके पंचायत समिति में उसको रख दिया गया। आप जाके आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, आपका कहीं कहीं भी फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का हनन होता है, आपका कार्य करने के लिए जो बैठा है वो कार्य नहीं कर रहा है। आप वहां आर्टिकल बोले, एक मूवी देखे थे पिछले दिन, कौन सा मूवी था वो, लेकिन मूवी था उसमें एक हीरोइन थी, हीरोइन अक्सर लोग साउथ की मूवी था, वो मूवी देखना हम पसंद करते हैं। तो उसमें वो बोला कि एक क्या था, ऐसा ही दरोगा उरोगा कोई था, वो गाड़ी को क्या कर लिया, रोक लिया, उसको बोला कि हेलमेट नहीं है। वो ऐसा आर्टिकल झूठ मूठ का बाद में आर्टिकल 36 46 कुछ कुछ बोलने लगा, हालांकि जो भी आर्टिकल बोल रहा था गलत बोल रहा था। उसको दोस्त ने, उसकी एक क्या फ्रेंड्स थी, यानी कि जो सखी होती है, आप जानते ही हैं कि बिना सखी के तो मार्केट में चला ही नहीं जाता। वो पूछा कि तुमको इतना आर्टिकल याद कहाँ है, तो बोला कि इतना घोचू दरोगा दिख रहा था हमको, कुछ कुछ बोलकर उसको क्या कर दिए। अब वो बेचारा सच में दरोगा डल गया, उल्टे 2000 रुपए उसको इनाम भी दिया। आप शायद आप भी मूवी को देखे हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना फंडामेंटल राइट, आप लोग तो और पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमको अगर क्या हो रहा है, हमको फंडामेंटल राइट क्या है, 12 से 35 तक अनुच्छेद है हमारा। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, उसको अनुच्छेद बताने लगेंगे। कितनों भी वो अगर नहीं काम करने वाला होगा तो कहते हैं डर के आपका काम कर देगा। ऐसा नहीं, इसका गलत उपयोग नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है, क्या उस समय इसका जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल जरूरत पड़ेगा, रिकॉर्ड का जरूरत पड़ता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, कोई जरूरत नहीं है फसल बेचने में, भाई डॉक्यूमेंट का क्या जरूरी है। जैसे कि मोबाइल चार्ज करवाने में आपको क्या जरूरत है, बिल का, लेकिन वही मोबाइल आपको क्या करना है, बेचना है, तो बिल का जरूरत पड़ेगा। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए कि बैंक आपको बिना प्रूफ का कुछ कर्ज नहीं देगा। इसलिए अब जैसे कि आपको हम बताते हैं, मोबाइल पर हम मोबाइल पे समझा रहे थे, मोबाइल पे एग्जांपल देते हैं, चाहे सोना पे एग्जांपल देते हैं। जैसे सोना आपको गिरवी रखना है, बेचना नहीं है, तो आप जब गिरवी रखिएगा तो आपका सुनार जो है, अगर बढ़िया बड़ा दुकान में जाते हैं तो सुनार आपको उसका क्या लेगा, प्रूफ लेगा। आगे बढ़ते हैं। एक किसान अपने खेत के लिए खाद बीज खरीदना चाहता है, कोई जरूरी नहीं। जैसे आप मोबाइल का हेडफोन खरीदने जाइएगा तो थोड़ी ना आपको उसके लिए बिल लेना पड़ेगा, आराम से, भाई कॉमन सी बात है। आगे बढ़ते हैं। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है, रिकॉर्ड का जरूरत पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। या कोई कहीं कुआं खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। मतलब कि राजस्व विभाग ही तय करता है कि कहाँ स्कूल बनेगा सरकारी जमीन में, कहाँ कुआं खोदेगा, इसका रिकॉर्ड निर्माण करता है राजस्व विभाग। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, सही बात है। राज्य जैसे बिहार में कई जिला है, बताइएगा कोई आदमी, बिहार राज्य में कितने जिले, बिहार से है तो जरूर बताइएगा कितना, 38। सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों का व्यवस्था के लिए जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जमीन से जुड़े जो मामला होता है उसको जिले से भी और छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जैसे पंचायत में और ब्लॉक में, और क्या चीज में करके, पंचायत, ब्लॉक, ये सब क्या हो गया, जिला से नीचे लेवल का स्तर हो गया। जिला में, एक जिले में कई पंचायत हो सकता है, कई ब्लॉक हो सकता है। देखिए इसको क्या कहते हैं, जिसे जिले के उप खंडों को कई नामों से जाना जाता है। जैसे जिला का जो खंड है उसको कई नाम से जानते हैं, कई लोग उसको तहसील, तालुका इत्यादि सब, ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। अब इसका जो क्या होता है, वहां का जो मेन प्रशासनिक देख होता है उसको, जैसे देखिए तहसील होता है और तालुका इत्यादि, सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, जो कि आप बनिएगा आईएएस बनने के बाद जिला अधिकारी यानी कि डीएम, अपने जिला का सबसे सर्वोच्च जिला अधिकारी होता है। और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। पटवारी का काम का निरीक्षण कौन करता है? जैसे कि आपको गए, आप कहाँ गए, आप मान के चलिए कहाँ चलेगा, आपको हम आराम से समझा दे रहे हैं। आप गए, आपको जैसे आप जमीन का क्या है, बेचना है, आपको रिकॉर्ड चाहिए, आप कहाँ गए, पटवारी के पास गए। अब पटवारी जब आपके काम को नहीं सुनेगा तो पटवारी से बड़ा कौन होता है, पटवारी से बड़ा तहसीलदार। कौन?
तहसीलदार, और तहसीलदार से बड़ा कौन होता है? डीएम यानी कि कलेक्टर। जिला अधिकारी लिखा था ना, डीएम यानी कि जिला अधिकारी, भी इसको डीएम को ही जिला अधिकारी भी बोला जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा करता होता। जो राजस्व विभाग है वो विभिन्न तरह के कर इकट्ठा करते हैं। जैसे जमीन में आप क्या कर रहा है, कोई आपको पता है कि महीने महीने नहीं करता है कि रसीद कटवाना होगा, ये सब क्या होता है? इकट्ठा करना होता है। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। अब देखिए जो कौन था, आप देख रहे हैं, पटवारी जो है आपका क्या चीज का काम करता है? जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो बनता है उसका भी काम कौन करता है? तहसीलदार, तहसीलदार। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद खाली जो पटवारी करता है क्या चीज का काम? मिस्टेक से कहा गया, पटवारी क्या चीज का काम करता है? जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने का। और राजस्व विभाग में जो विवाद हो रहा है उसका काम कौन करता है? तहसीलदार। आगे बढ़ते हैं, तहसीलदार का काम समझ गया, पटवारी का काम समझ गया। जमीन का देखरेख करना, उसका निरीक्षण करना और आय वगैरह का भी निरीक्षण, आय जाति वगैरह का काम करना। तहसीलदार जमीन के संबंधित विवाद का, और डीएम कर इकट्ठा करेगा, जिला का देखरेख करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं, अब हमको हिंदू अधिनियम 2005 जो है, आपको पता है कि अब बेटी को भी क्या मिलता है? जमीन में हिस्सा मिलता है। यही ये धारा अधिनियम कानून बताना चाहता है कि अगर सपोज मान के चलिए गांव में आप देखते हो औरत भी किसान का काम करते हैं, लेकिन जैसे हम किसान बोले आपके मन में क्या आया? आप सच सच बताइए, किसी औरत का फिगर आपके सामने आया क्या? कभी नहीं आता। बहुत सारा चीज हम लोग मन में ग्रसित कर लिए रहते हैं। जैसे कि बैक कास्ट के बारे में हम लोग सोच लेते हैं कि उससे पढ़ने वाला नहीं है, उसमें नशेड़ी होता है। जैसे ही बोले आपके मन में धारणाएं बैठ जाता है, पूर्वाग्रह बैठ जाता है। जैसे हम किसान बोले, क्या समझ लिया? क्या समझ लिए? कि जरूर ही कोई मेल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए ये धारा बना। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। मतलब कि जिनके पास भी जमीन है आमतौर पर हम क्या समझते हैं? किसान यानी कि पुरुष। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। जैसे कि मान के चलिए, अभी हम जैसे बोले कि लड़के लड़की में भेद होते हैं। एक आदमी हमारे क्या चीज का मिले? रिश्तेदार का मिले, बोले कि नहीं हम भेद नहीं करते, हम क्या बोलते हैं? हम अपने पुतोह को क्या चीज के लिए भेजते हैं? पुतोह ही बोलते हैं ना भाई। हाँ, जॉब करने के लिए भेजते हैं। हम बोले कि अच्छा सही बात है। हम बोले कि आप जब पुतोह को जॉब करने के लिए भेजते हैं तो खाना कौन बनाती है? तो पुतोह ही बनाती है। हम कहे कि भेदभाव तो यही शुरू हो गया। उसको डांटे, उसको समझाए कि भेदभाव यही शुरू हो गया। जब आपके पुरुषवादी समाज काम करके थक जाता है तो महिलाएं भी जब काम करेगी तो थक जाएगी। या तो दोनों आदमी क्या हो जाइए, कंबाइंड होकर एक साथ काम कीजिए, या इसका कुछ दूसरा व्यवस्था कीजिए। तब हम लोग समझेंगे कि क्या है, समानता है। कहीं ना कहीं क्या नहीं हो रहा है? भेदभाव नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है। औरत के बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सेदार नहीं मिलता था। कई राज्यों में अभी जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दिया जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया। कब? 2005। इसको क्या चीज के नाम से जानते हैं? हिंदू अधिनियम धारा। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा। हिंदू में ही क्या है? बड़ा है। एक नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में, मुस्लिम में नहीं, बेटे बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। बेटा को भी मिलेगा उतना ही, बेटी को भी मिलेगा उतना ही, या जमीन को भी मिलेगा इतना ही। इसीलिए अगर आप अपने बहन वगैरह को नहीं पढ़ा रहे हैं, लड़कियों ध्यान से सुने, अगर आपको पढ़ाई में नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? हिंदू अधिनियम धारा 2005 का यूज कर आप भी क्या कर सकते हैं? अपने जमीन को बेचवा कर क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं।
पढ़ सकते हैं ना? हाँ, समझ गए? आज एक नया फैक्ट पता चला। हिंदू अधिनियम धारा जब भी आए समझ आएगा कि लड़की का भी और माँ की भी जमीन में क्या हो, हिस्सा हो। और ये जो कानून बना है इसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आगे बढ़ते हैं। हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। यह इसलिए हम खुश हैं कि अब जो अगर कहीं बेटी का शादी हो जाता था तो पता है भाई का क्या आता है, पत्नी आता है, यानी कि क्या लगता है भौजाई। अब ननद भौजाई के बीच में झगड़ा होगा, सीधे ननद कहेगा क्या, हमारा हिस्सा दे दो, हमारा हिस्सा दे दो, और हिस्सा मांगेगा और क्या करेगा, हिंदू अधिनियम धारा 2005 को लागू करके हिस्सा ले भी सकता है। समझ गए? यानी कि अब देखिएगा ननद भौजाई में झगड़ा बहुत कम हो गया होगा, पहले से कम। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में क्या कहती है, रहती है। अपने पिता के मृत्यु के बाद सुधा की कहानी अब हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग मोहन रघु का कहानी अब भूल गए, उसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा से आपको सबकॉन्शियस माइंड में उसको घुसा दिया गया। में रहती है। अपने पिता के मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने लाती है। माँ के काम में हाथ बटाने, यानी कि सुधा का शादी हो गया लेकिन पिता मर गया है, खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। क्या चीज करने? खेती के काम में, जैसे कटनी कटना हो, रोपनी करना हो, जुतैया करना, बहुत सारे काम होते हैं, निराई सिंचाई क्या क्या। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटिया का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। अब उसकी मां कह रहा है कि उसका जो जमीन, पटवारी को कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ बेटिया का भी नाम आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन काम चला सकती है। अब बेटियों को भी क्या हो गया, और वो चाहेगा तो क्या करेगा, उसको भी निश्चिंत हो गया कि हम भी काम कर रहे हैं तो हमको भी हिस्सा मिलेगा। पुश्तैनी जमीन है, पिताजी, दादाजी, माताजी जो भी लिखा है उसमें बेटी लोग का हिस्सा मिलेगा। वो निश्चिंत था कि हमको कभी तबीयत ही खराब हो जाए। ऐसे भी जमीन, पता है एक सर्वे निकला तो भारत में 60% जो हॉस्पिटल में आदमी जब एडमिट होता है तो 60% सर्वे के अनुसार क्या हुआ, जमीन बेचकर ही इलाज कराया जाता है। ऐसा कभी स्थिति आए तो जमीन बेच सकता है। और एक सर्वे निकला तो भारत में 70% क्या है, डॉक्टर जो है यानी कि मेल है, गायनिकोलॉजिस्ट जो क्या करता है, महिलाओं को देख रेख करता है, मेल है। और एक सर्वे निकला तो आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जो अपने क्या चीज करता है, अपना सारा पैसा जो पंचायत पे स्वास्थ्य पे खर्चा करता है और सेना नहीं रखता। आप लोग आंसर उसका क्वेश्चन बताइए कि कौन सा देश है जो अपना पैसा 40% पंचायत पर यानी कि स्वास्थ्य पे खर्चा करता है और सेना नहीं रखता, जरूर बताइएगा। इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यह एक कहानी के माध्यम से बता रहा है, एक कविता के माध्यम से कि बेटिया की चाह क्या है। स्रोत रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मेंटेरियो 30 मुंबई की कहानी है। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। मतलब कि एक ही घर को क्या मिला, पापा, उसके पापा को उसके पिताजी यानी कि दादाजी से मिला, वही उसके भैया को भी मिलेगा यानी कि पिताजी को। पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या, मतलब कि हमारा क्या, इस तो विरासत में मिल रहा है, पापा भैया सबको मिल रहा है, और मेरा और मेरी माँ का क्या, बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात। औरतें नहीं किया करती लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। मतलब कि मुझे अपना एक ऐसा घर चाहिए जो बिल्कुल मेरा अपना हो। क्या हो, बिल्कुल मेरा अपना हो। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। कह रहा है कि हमको दहेज में रेशम सोना नहीं चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए। अब देखिए कुछ क्या कर रहा है, अन्य सार्वजनिक सेवाएं एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का, इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया, उन्हें किस तरह की समस्या आती है ये सब देखा, कैसे पटवारी का किस तरह का समस्या आता है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। अपने संभवतः सरकार के
अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। मतलब कि सरकार के अन्य विभागों द्वारा जो सार्वजनिक सेवा दी जा रही है, हम लोग देखें कि पटवारी का काम क्या होता है, तहसीलदार का काम क्या होता है, जिला कलेक्टर का काम क्या होता है, पुलिस का काम क्या होता है, हिंदू अधिनियम का धारा देखे जो क्या है, बेटियों को क्या मिल रहा है, जमीन मिल रहा है, ये सब हम लोग इस पार्ट में देखे। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुकान उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस, थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी बालवाड़ी का मतलब समझ आइए, जो कि कोई भी महिला अगर 30 से अधिक क्या चीज में काम करेगा, किसी संस्था में काम करेगा, तो उसको क्या करना होगा, उसके बच्चों को देख रेख के लिए घर देना होगा, उसी को क्या कहते हैं, बालवाड़ी क्या कहते हैं। बालवाड़ी से औरतों को क्या नफा है, औरतों को काम पे जल्दी कोई रखना नहीं चाहता है 30 से अधिक में, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ता है, उस कंपनी को बालवाड़ी के थ्रू क्या करना पड़ता है, उसको बच्चों को देख रेख के लिए, खेल कूद करने के लिए जमीन देता है, इसलिए महिलाओं के साथ इसमें भेदभाव भी हो सकता है, इसलिए बालवाड़ी का पक्ष भी है और विपक्ष भी है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापिका से साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है, आपको ये उदाहरण दिया जा रहा है और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है देख लीजिए। इसको आप लोग को क्या करना है, बनाना है। ऐसे नहीं होता। ये देखिए, ये क्या है, सार्वजनिक सभा, राशन की दुकान, स्वास्थ्य के, इस समय आपको देखना है। दुकान क्या थी, खुली हुई थी, 3 लोग आए, उसके पीले रंग की कार्ड थे, क्या है, राशन के बारे में, ये सबको आपको बनाना है। ये आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। और देखिए लास्ट क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस का काम क्या होता है, विवादों का निपटारा करना और क्या करना, लोगों को समस्याओं का समाधान करना, ये सब क्या होता है, पुलिस का काम होता है। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, पुलिस का काम क्या होता है। पटवारी को कोई 2 काम बताया। पटवारी जमीन का क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, जमीन का देखरेख करता है, जमीन का नापी करता है, 3 काम बता दिए। तहसीलदार का काम क्या होता है, तहसीलदार क्या करता है, जमीन राजस्व विभाग का विवादों का निपटारा करता है, तहसीलदार का काम हो गया। एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है, क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है, क्यों। हाँ, यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है। किस मुद्दा का चर्चा की गया है कि भाई और बाप को तो जमीन मिल जा रहा है, बिटिया को भी अपना हिस्सा चाहिए, माँ का भी अपना एक घर चाहिए, इसी चर्चा किया गया। और ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो हाँ क्यों महत्वपूर्ण है तो बता दीजिए, क्योंकि सबका अपना क्या है, अपना घर होना चाहिए, सबकी अपनी गरिमा है, सबकी अपना हिस्सा होना चाहिए। पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा, पंचायत और पटवारी के काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। पंचायत के बारे में पिछले कक्षा में हम पढ़ाए थे, कैसे काम किया जाता है पंचायत में, और पटवारी के काम को एक दूसरे से लिंक करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, पुलिस क्या करती है। और खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोह के दौरान, मतलब कि त्योहार या सामाजिक समारोह के दौरान पुलिस क्या करती है, क्या कैसे कंट्रोल करती है, तो कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, प्रचार किया जाता है, पुलिस का व्यवस्था किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस को बढ़ाया जाता है, और भी बहुत सारा व्यवस्था है। एक जिले में सभी पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है, आईएसपी होता है या डीएम होता है। कौन होता है पुलिस थाने का मुखिया, एसपी और डीएम। पता करें, एक जिले का बात कर रहा है, वही अगर स्टेट लेवल पे आ जाए तो डीजीपी, क्या हो जाएगा, डीजीपी। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह का फायदा होगा। नए कानून के तहत महिलाओं को भी अपना क्या रहेगा, सम्मान रहेगा, उसको भी लगेगा कि नहीं नहीं मेरा भी कुछ हिस्सा है, यही फायदा रहेगा। आपको पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो, यहाँ यदि हाँ तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, ये आपको पता करना है कि कोई पड़ोस में ऐसा है, महिला फीमेल, याद रखिएगा फीमेल है जिसके पास अब उसके नाम से जमीन है, तो अगर है भी तो क्या उसको पुश्तैनी मिला है या खरीद कर रखी हुई है। हमारे नजर में जैसे भी है तो खरीद कर आया हुआ। एक क्या हो गया, एनसीईआरटी आपका आज का खत्म हो गया। आप समझ गए एनसीईआरटी में आज क्या पढ़े, पूरा हम लोग पहले बता दिए, उसका सारांश से लेके A to Z उसका हम लोग
समझ गया। और आज के हम आशा करते हैं कि आज का क्या हो गया सेशन आप लोग को बहुत अच्छा पसंद आया होगा। देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का अब हम लोग 6 चैप्टर आगे पढ़ेंगे ना। क्या चीज पढ़ लिए, ग्रामीण प्रशासन पढ़ लिया, अब शहरी प्रशासन पढ़ेंगे। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा सा हाथ से हाथ मिलाइएगा, आगे तक आपके साथ वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।